Your supplementary English book is filled with different kind of stories, emotional, then drama, then fantasy, adventure, scientific, and here we are moving towards another story that will also create a kind of adventurous and very secret, mysterious feeling in your mind. आज हम एक mystery story पढ़ने वाले हैं, Footprints Without Feet, chapter number 5, that is Footprints Without Feet. Yes, this is the name of the chapter. That is the same name of your supplementary book written by Mr. Herbert George. इस स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आपकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखेंगी. छोटी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है. पहले हम देखेंगे ऑथर की इन्फॉर्मेशन, दैन सम वैल्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट, एंड एट लास्ट आई विल गिव यू वर्ड मीनिंग एंड समरी, राइट? So here we start. Footprints Without Feet, written by Mr. Herbert George Wells. He was born on 21st September 1866 in England. He was a great writer who wrote novels, history and science fiction. The most famous work of H.G. Wells are The Time Machine, then The Invisible Man, The Island of Dr. Moore, and he died on 13 August 1946. तो ये 30-40s के राइटर थे, 18th और 19th सेंचुरी दोनों से रिलेटेड थे. इनको बहुत ज़्यादा जो मिस्टीरियस साइंटिफिक फिक्शन है वो स्टोरीज़ लिखने में मज़ा आता था. इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखा है, साइंस के बारे में लिखा है. जो भी जो स्टोरीज़ हैं ज़्यादातर उनकी वो फिक्शनल स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है. इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था क्योंकि इनकी कुछ स्टोरीज़, कुछ राइटिंग बहुत फेमस थी, जिसमें कि द टाइम मशीन, जिस पे मूवी भी बनी है, इनविजिबल मैन, ये एक पूरी नॉवल है और यही हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर भी है. ठीक है, तो ये इनविजिबल मैन इस नॉवल से ही लिया गया पार्ट है छोटा सा जो हमारे इस चैप्टर में है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोर, और इनकी डेथ हुई थी 1946 में. तो इनकी आज हम इस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सो लेट्स स्टार्ट विद सम कैरेक्टर स्केच. सबसे पहले चैप्टर स्केच देखते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ invisible, as he was afraid of being discovered in London where he had committed some crimes. He runs away to a remote village. However, he runs out of the money, resort to robbery using his advantage of the invisibility. तो अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये किसके बारे में है. ये एक साइंटिस्ट के बारे में है. साइंटिस्ट मीन्स अ वेरी विटी पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, बट ही हैज़ डन सम काइंड ऑफ क्राइम. ठीक है, थोड़े से उसने इलीगल क्राइम्स किए थे जिससे बचने के लिए वो भाग रहा था. और कहाँ चला जाता है वो? रिमोट विलेज में चला जाता है. रिमोट आप बोल सकते हो, रिमोट बोलते हैं डिस्टेंट विलेज, बहुत दूर जिसके बारे में किसी को पता ना हो, वहाँ चला जाता है क्योंकि इसके पास पैसा भी ख़त्म हो रहा था. रन्स आउट ये फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या है? फिनिशेस, ख़त्म हो रहा था. उसके पास पैसे भी नहीं थे, ख़त्म हो रहे थे. तो उसने एक रिजॉर्ट को रॉब करने का प्लान बनाया. किसका एडवांटेज लेते हुए? अपनी इनविजिबिलिटी का एडवांटेज लेते हुए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, इट इज़ लुकिंग एज इफ वन मैन इज रनिंग, समबडी इज रनिंग, बट ही इज़ नॉट हैविंग हैंड्स एंड हेड एंड फेस एंड लेग, कुछ भी नहीं है. एंड सारे लोग उसको देख रहे हैं कि अजीब सा वो आदमी लग रहा है, इनविजिबल, मतलब ऐसा लग रहा है कपड़े भाग रहे हैं. तो इसी तरह का कुछ मिस्टीरियस स्टोरी है जो हम स्टार्ट करते हैं. अब पहले कैरेक्टर देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है ग्रिफिन. ही इज अ सेंट्रिक. सबसे पहला है ग्रिफिन. ही इज द एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ही डज नॉट हेजिटेट टू रिजॉर्ट टू क्रिमिनल एक्टिविटीज टू रिमेन अ मिस्ट्री. एंड यहाँ पर ये जो एसेंट्रिक आप बोल सकते हो मैड. ठीक है, थोड़ा सा सनकी, थोड़ा सा पागल. तो ग्रिफिन है, उसको एक साइंटिस्ट के तौर पे बताया गया है. वो थोड़ा सा मैड है, मतलब इनसेन है थोड़ा सा, जो अपने आप को इनविजिबल कर देता है अपनी डिस्कवरी के थ्रू. और वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए, और ये हमेशा सबके लिए एक मिस्ट्री बना रहता है.
नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा मिसेस हॉल. शी इज द रेजोल्यूट बट सुपरस्टिशियस ओनर ऑफ द इन एट इपिंग वेयर ग्रिफिन स्टेज. इन का मतलब आप बोल सकते हो कोई जैसे धर्मशाला होती है या गेस्ट हाउस होता है. इट इज़ नॉट एज बिग एज द होटल. ठीक है, बहुत बड़ा स्टेइंग प्लेस नहीं होता, बट हाँ छोटा सा उससे गेस्ट हाउस टाइप होता है. इपिंग इज़ द प्लेस. ठीक है, प्लेस है जहाँ पे जिस विलेज में वो रुका था, तो ये विलेज का नाम है इपिंग, जहाँ पे एक कैरेक्टर है मिसेस हॉल. कौन है ये ओनर हैं, लैंड लेडी हैं जिनके घर में वो ठहरा है. ये बहुत रेजोल्यूट है. रेजोल्यूट आप बोल सकते हो डिटरमाइंड, मतलब इन्होंने अगर ठान लिया कि हाँ मुझको ये चीज़ करनी है तो वो करती हैं. ठीक है, तो ये कैसी हैं, ये डिटरमाइंड लेडी हैं, रेजोल्यूट है, लेकिन थोड़ी सी सुपरस्टिशियस है. सुपरस्टिशियस इसको जो बिलीव करते हैं. ठीक है, ये सारी जितने भी जादू टोना भूत वगैरह ये सब होता है उनमें विश्वास करती हैं. विलेज में रहती हैं तो वो उसी तरह की हैं जहाँ पर जिनके घर में इपिन ग्रिफिन ठहरा हुआ है. नेक्स्ट है मिस्टर जाफर. He is a dutiful policeman who fails to arrest the invisible scientist. यहाँ पे एक पुलिसमैन का भी जिक्र आया है जो बहुत ऑनेस्ट है, ड्यूटीफुल है, वो है मिस्टर जाफर. बट वो एट द एंड, टिल द एंड, वो साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाते हैं. यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. बॉयज सी फुटप्रिंट्स इन द स्ट्रीट. अब यहाँ पे 2 boys in the street of London. It's because of my sleeves. 2 boys on the street in London were surprised to see fresh, muddy footprints of a bare feet on the steps of the house without finding who was making them. Further on, the footprints disappeared. These footprints had been made by Griffin, an eccentric scientist who had discovered how to make his body transparent. He could only be seen by the clothes he was wearing. तो यहाँ पे जब स्टोरी स्टार्ट होती है, 2 बच्चे हैं जो सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स द मडी एरिया, जहाँ पे मडी थोड़ा सा एरिया है, मडी पाथ है, वहाँ पे उनको कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो बहुत फ्रेश होते हैं. फ्रेश का मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये फुटप्रिंट्स अभी अभी बनाए गए हैं. और वो फुटप्रिंट्स कैसे थे, बेयर फीट के थे. बेयर फीट इज कॉल्ड, जो फीट थे वो अनकवर थे. मतलब अगर आपने शूज़ पहने हो, सैंडल पहने हो तो उनका मार्क बनेगा, लेकिन वो जो फुटप्रिंट्स थे ऐसा लग रहा था कि कोई नंगे पैर वहाँ पर चल रहा है. और आगे जाकर वो जो फुटप्रिंट्स थे वो गायब हो जाते हैं. तो उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि वहाँ आसपास इस तरह का कोई भी आदमी नहीं दिखा था. फ्रेश थे तो वो ढूंढ रहे थे कि भाई अभी अभी बने हैं तो वो आदमी यहीं होना चाहिए, लेकिन उनको वो नहीं मिलता है और आगे जाकर वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं. ये जो फुटप्रिंट्स है ये किसने बनाए थे, ग्रिफिन ने बनाए थे, जो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था. ठीक है, एक मैड साइंटिस्ट था जिसने अभी अपनी डिस्कवरी कंप्लीट की थी कि कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. ट्रांसपेरेंट अगर आप कर सकते हो मीन्स यू कैन सी थ्रू द स्क्रीन, जो भी चीज़ें हैं, मतलब तो अगर आप उसके आर पार देख सकते हो मीन्स द बॉडी विल बी नॉट इज विजिबल. तो यहाँ पर जब वो कपड़े पहन लेता था तो ओनली दैन ही वॉज एबल टू विजिबल टू द अदर पर्सन. अदरवाइज अगर वो बिना कपड़ों के रहेगा तो उसकी बॉडी के आर पार कुछ भी नहीं देख सकते, मीन्स ही वुड बी जस्ट लाइक एन इनविजिबल मैन. ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट है, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी का, जहाँ पे बताया गया है कि एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन जिसने एक डिस्कवरी कंप्लीट की है एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल फॉर अदर्स. लेकिन जब वो अपनी बॉडी को कवर कर लेगा कैसे भी तो वो दिखाई देने लगेगा. और यहाँ पे एक मिस्टीरियस उसने क्लू छोड़ा है 2 बच्चों के लिए, जहाँ पर फुटप्रिंट्स बने हैं लेकिन आगे जाकर वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं. ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन. लॉलेस का पर्सन मतलब कोई भी प्रिंसिपल नहीं है उसके, कोई भी एथिक्स नहीं है उसके. ग्रिफिन वॉज हैविंग अ क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड एंड वॉज अ लॉलेस पर्सन. ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हिम फॉर ट्राइंग टू evict him. To get away, he had to remove his cloth so that he became invisible. He was a homeless wanderer in London without clothes or money during winter. तो जहाँ पे जिस घर में अभी वो रह रहा है, जहाँ पे अपनी ये इन्वेंशन कर रहा है, वो किसी भी तरह का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करता था. उसकी वजह से उनके जो लैंडलॉर्ड थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इसीलिए उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया. एविक्ट आप बोल सकते हो, टू एविक्ट हिम या टू शिफ्ट हिम या टू उसको बाहर निकाल देना. ठीक है, तो खाली करा लेना. टू एम्प्टी द रूम.
उसने उन्होंने कह दिया भाई तुम यहाँ से चले जाओ, उनको उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी बिकॉज ही वॉज ऑफ अ क्रिमिनल माइंड। उसका जो माइंड था वो अच्छा मीन्स ही वॉज नॉट अ जेन्युइन और गुड पर्सन बाय हार्ट। वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। उसका खुद का कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी एथिक्स, कोई भी मैनर्स नहीं थे उसके। तो जब उसको उसके पुराने लैंडलॉर्ड हैं वो बाहर निकाल देते हैं, जब उसको घर से खाली करा लेते हैं अपना घर, तो जो लैंडलॉर्ड उनसे अपना बदला लेने के लिए, रिवेंज इज कॉल्ड, अपना बदला लेने के लिए वो उनके घर में आग लगा देता है। अब आग कैसे लगाता है? बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। तो जो इनविजिबिलिटी थी उसकी मतलब इनविजिबल होने की जो उसकी ताकत थी, जो उसके पास एक क्वालिटी थी, तो इस इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर वो उनके घर में आग लगा देता है और अपना बदला ले लेता है। अब यहाँ पर ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। उसको आग लगाने के लिए ऑब्वियसली उसको अपने कपड़े हटाने पड़ेंगे। अगर वो थोड़ा सा भी कपड़ा कहीं भी रखेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कि somebody इज डूइंग समथिंग। तो उसके लिए उसको अपने पूरे कपड़े रिमूव करने लगे, लेकिन उसके दिमाग में बदला इतना ज़्यादा था कि उसने कहा, और उस टाइम विंटर सीजन वॉज गोइंग ऑन, चिल्ड विंटर वॉज गोइंग ऑन, और उस चिल्ड विंटर में वो अपने कपड़े रिमूव कर देता है। अब अगर वो इनविजिबल है फॉर द अदर पर्सन बट ही वॉज हैविंग हिज ओन बॉडी ना, he has not means empatized his body with all the organs, means he was having the perception। उसको फील तो हो रहा होगा ना, ठंड है तो उसको ठंड लग रही होगी, गर्म है, ठंडा है, जो भी चीज़ें उसको फीलिंग तो सारी हो रही थी। वो इनविजिबल सिर्फ दूसरों के लिए हुआ था, खुद के लिए नहीं। तो उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए थे। उसके बाद वो पहन भी नहीं सकता था क्योंकि उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था लंदन की स्ट्रीट में। अब यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हैवी ये इस तरह से हावी था कि उसको बदला लेना है। वाई? बिकॉज लैंडलॉर्ड हैज़ इवैक्यूएटेड हिम फ्रॉम हिज होम। घर से निकाल दिया था उन्होंने उसकी वजह से, उसके घर में आग लगा दी, और उसके बाद ही वॉज रनिंग होमलेस इन द वंडरर। वंडरर आप बोल सकते हो अ पर्सन विदाउट एम, अ पर्सन वंडरिंग हेयर एंड देयर, वंडरिंग घूमना, ठीक है। उनके पास कोई भी काम नहीं है, विदाउट एन एम। उनके पास कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी मेन रीज़न नहीं है कि उनको क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कोई भी पर्पस नहीं है बस। अब उसके पास कोई भी काम नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कपड़े नहीं थे, और बहुत ज़्यादा चिल सीज़न चल रहा था, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा चिल्ड था। Escape by Griffin. Now, Griffin managed to escape from the two keen boys' observation and entered unseen into a big store to get warm. After the store was closed at night, Griffin put on some new clothes, consumed meat and coffee from the restaurant in the store, and went to sleep on a pile of quilts. He overslept and only woke up when the shop had opened and the assistant had arrived. On being seen and chased by them, he again took off his cloth so that they could not see him. अब यहाँ पर जो एस्केप है, बचना, ठीक है, ग्रिफिन कैसे बचता है। तो अब जब घर में उसने आग लगा दी अपने लैंडलॉर्ड के, उसके बाद वो भागता हुआ, बचता हुआ कहाँ पर आ जाता है, जो एक कीन बॉयज़ होते हैं, जो इन बॉयज़ का जो शुरू में बताया गया था कि हाँ इन बॉयज़ ने उसको देखा था कि वो उसके फुटप्रिंट्स के जो फुटप्रिंट्स थे उसके जो मडी सरफेस पे, वो उन्होंने देख लिए थे। उसके बाद वो वहाँ पे नहीं रुक सकता था, तो वो कहाँ चला जाता है, एक बहुत बड़े स्टोर में चला जाता है। स्टोर इज कॉल्ड, जो एक अपैरल स्टोर था, कपड़ों का एक बहुत बड़ा सा शोरूम था, वहाँ चला जाता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, कुछ गर्मी लेने के लिए। और जब उस टाइम जाता है, उस टाइम रात नहीं होती है, लेकिन जब रात हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, स्टोर बंद हो जाता है, तो ग्रिफिन वहाँ से थोड़े से नए कपड़े निकालता है और पहन लेता है। उसके बाद वहाँ पर जो भी मीट और कॉफ़ी प्रोवाइड था ईटेबल एरिया में, कैंटीन या फ्रिज में, वहाँ से वो निकालता है। उस स्टोर के, बड़ा सा स्टोर था, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स थे, कैफ़ेज़ थे, तो वहाँ पे जाता है। रात में सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे भी करके मैनेज करता है, वो कुछ खाता है, मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है, और वहीं पे एक पाइल ऑफ द क्विल्ट्स पे वो सो जाता है। पाइल इज कॉल्ड हीप, ठीक है, ढेर। बहुत सारे क्विल्ट्स इज कॉल्ड रजाई, गद्दे जो होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ढेर लगा होता है, तो उसको गर्मी चाहिए थी तो वो आराम से वहाँ पर सो जाता है। अब ही वॉज रियली हैविंग अ साउंड स्लीप। ओवर स्लैप्ड इज कॉल्ड, वो बहुत देर तक सोता रहता है, सुबह हो जाती है। जैसे ही स्टोर खुलता है और जब वहाँ पर असिस्टेंट आते हैं, जितने भी, क्योंकि असिस्टेंट पहले आते हैं, शॉपकीपर्स बाद में आते हैं, तो असिस्टेंट जैसे ही स्टोर खोलते हैं और वो आते हैं, वो देख लेते हैं भाई कि वहाँ पे कोई सो रहा है। उनको लगता है कि भाई ये यहाँ पे कैसे रहा, तो अब क्या होगा, मीन्स दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो उसको मारेंगे या पकड़ेंगे या चिल्लाएंगे।
तो वो वहाँ से भागता है एंड चेस्ड बाय दैम, चेस्ड इज कॉल्ड फॉलोड बाय दैम। अब वो जैसे ही पता चलता है, उसको दिख जाता है, तो वो उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो भागता है, तो वहाँ के जो असिस्टेंट होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अब वो पकड़ में आ सकता है एंड दैट्स बाय अगेन ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ। उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसको फिर से अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, बिकॉज जब तक वो कपड़े पहने रहेगा वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैंने इमेज दिखाई थी, यहाँ पर जो हमने देखी थी, ये वहाँ से कपड़े, नए कपड़े पहनकर भाग रहा है, पीछे यहाँ पर असिस्टेंट भाग रहे हैं स्टोर के, उन्होंने देख लिया है कि somebody is running। अब पीछे से इतना समझ नहीं आएगा कि कोई दिख नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, वो भागते भागते अपने कपड़े उतारने लगता है, जिससे कि वो दिखना बंद हो जाए। तो जैसे ही वो उनकी आंखों से थोड़ा से ओझल होते हैं, वैसे ही वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाए। ग्रिफिन एट द थेरेटिकल कंपनी, अब वो कहाँ पहुंच जाता है, थेरेटिकल कंपनी। लैंडलॉर्ड से फिर बिग स्टोर से फिर वो थेरेटिकल कंपनी। देन ग्रिफिन एंटर्ड अ थेरेटिकल कंपनी गिविंग आइटम्स यूज्ड इन द प्ले। देयर ही वोर अ बैंडेज टू आउटलाइन हिज फेस, dark glasses, a false nose, and a bushy side whiskers. He robbed the shopkeeper of his money and escaped to the village away from the London to avoid being caught. ये स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है, लंदन की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे अब ग्रिफिन उन शॉपकीपर से, जो असिस्टेंट थे, उनसे बचकर अब कहाँ भागता है, एक थेरेटिकल कंपनी में घुस जाता है। थेरेटिकल कंपनी जहाँ पे ड्रामा स्किट वगैरह होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी अब अपना नया रूप बनाने के लिए, जो कि प्ले में यूज़ की जाती हैं, स्किट में यूज की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्ले का क्या मतलब है, जो ड्रामा या स्किट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसको बहुत सारा सामान मिल गया। वहाँ से उसने क्या लिया, एक बैंडेज लिया। बैंडेज आपने देखा, इस तरह की जो क्रेप बैंडेज होती है, पट्टी होती है, ठीक है, जो हम बांधते हैं, ठीक है, उस पर इस तरह के छोटे 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 स्क्वायर से, बहुत हल्के से कपड़े की पूरी बैंडेज होती है। तो उसको बैंडेज मिल जाती है, वो अपने पूरे फेस पे बैंडेज बांध लेता है। अब जब फेस पे बैंडेज बांध लिया तो वो विजिबल हो गया ना, कुछ कपड़े पहन लिए उसने, फेस पे बैंडेज बांध लिया, उसके बाद डार्क ग्लासेस, सन ग्लासेस उसने लगा लिए, एक नाक लगा ली। ठीक है, ऐसा लग रहा था, मीन्स ही वॉज लुकिंग अ डेविल, वो राक्षस की तरह। एक फॉल्स नोज लगा ली, क्योंकि वहाँ थेरेटिकल कंपनी में तो सब कुछ मिलेगा। बड़ी सी उसने एक नाक लगा ली, और बुशी साइड विस्कर्स लगा लिए। साइड विस्कर्स जी, जो उसको कलमे बोलते हैं, साइड में जो बाल होते हैं ना, बड़े बड़े से बाल होते हैं, मुस्टैच एंड विस्कर्स, वो लगा लिए। कॉस्ट्यूम में क्योंकि कॉस्ट्यूम के साथ तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी आती हैं। तो उसने पूरा अपने आप को क्या किया, अपने आप को पूरा अच्छे तरह से मॉडिफाई कर लिया, और उसके बाद वो एक शॉप में जाता है, वहाँ से वो कुछ मनी रॉब करता है, क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, पैसे तो चाहिए थे उसको। तो वहाँ से वो दोबारा से चोरी करता है, और वहाँ से भागता है, कहाँ आ जाता है, एक विलेज में आ जाता है। भागते भागते वो लंदन से बहुत दूर एक विलेज में आ जाता है। और विलेज में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि लंदन में काफ़ी जगह पर वो इस तरह के क्राइम कर चुका था। पहले लॉन्डलेट का उसने घर जला दिया, उससे पहले भी उसने काफ़ी चीज़ें की हुई थी। फिर वो स्टोर में उसने चोरी किया, उसके बाद शॉप में उसने चोरी किया। तो लंदन में काफ़ी लोग उसको पहचान गए थे, इसीलिए वो बहुत दूर एक विलेज में आ जाता है। ग्रिफिन अराइव्स एट इपिंग विलेज, कौन से विलेज में आता है, वो इपिंग विलेज में आ जाता है। ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट एन इन belonging to Mrs. Hall in the village Epping. He explained to her that he had an accident and did not want to be disturbed. As Mrs. Hall tried to be social with him, soon his money was finished, and so he robbed a clergyman's house by using his इनविजिबिलिटी। अब यहाँ पे ग्रिफिन 2 रूम बुक करता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, वो एक मिसेस हॉल का विलेज एपिंग में क्या था, एक इन था, एक गेस्ट हाउस में जाता है वो। और वो किस गेस्ट हाउस का ओनर कौन था, मिसेस हॉल। ठीक है, ये नाम है मिसेस हॉल। वो उनके विलेज में जाता है, और वहाँ पे गेस्ट हाउस में 2 रूम अपने लिए बुक करता है। अब उसका जब पूरा वो देखती हैं कि हाँ ये किस तरह से ड्रेसअप हुआ है, अब जहाँ पर वो रुका है उसको कुछ तो बताना पड़ेगा वहाँ पर। तो वो मिसेस हॉल को ये बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से उसको काफ़ी चोट आई है, उसके बैंडेज वगैरह बंधी हुई है, और वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, इसीलिए उसको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिसेस हॉल हैं, वो काफ़ी उससे सोशल होना चाहती हैं, वो उससे बात करना चाहती हैं, उससे मिलना चाहती हैं, बार बार मीटिंग करना चाहती हैं, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो बिल्कुल अलग और नॉन डिस्टर्ब रहना चाहता है।
अब जल्दी ही उसका मनी खत्म हो जाता है। अब काफ़ी टाइम तक वो वहाँ रहता है, लेकिन जो पैसा चुराया था कब तक चलेगा, वो कुछ काम तो करता नहीं था, तो जल्दी ही उसका पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके बाद उसको और पैसा चाहिए, क्योंकि मिसेस हॉल को किराया देना था, खाने पीने का सामान, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो अब उसको और पैसा चाहिए। तो वहाँ के उस विलेज के जो क्लर्जी मैन होते हैं क्लर्जी मैन आप बोल सकते हो, प्रीस्ट होते हैं जो वहाँ के, ठीक है। तो प्रीस्ट जो थे वहाँ के, वो उनके घर पे चोरी करता है अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाकर। अगेन वो फिर से इनविजिबल हो जाता है, उनके घर में जाता है, उनका ड्रॉर खोलता है, उनको लगता है, ठीक है, जब वो जाता है उनके घर में इनविजिबल फॉर्म में ही जाता है, उनको लगता है, वो लोग अपने ऊपर बेडरूम में होते हैं, उनको लगता है कि नीचे किसी ने ड्रॉर खोला है और उसमें से कुछ निकाला है। वो लोग नीचे देखने आते हैं, लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे इस तरह से उसने दोबारा यहाँ पर चोरी की, काफ़ी बार वो चोरी कर चुका है, यहाँ पे अगैन वो चोरी करता है। मिसेस हॉल एंटर्स ग्रिफिन्स रूम। मिसेस जो हॉल होती हैं वो ग्रिफिन के रूम में एंटर करती हैं। अब मिसेस हॉल तो वहाँ की ओनर थी, बहुत टाइम हो गया, वो कब आता था कब जाता था, वो गेस्ट हाउस में रूम में है या नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। काफ़ी टाइम हो गया था, उसने मिसेस हॉल को किराया भी नहीं दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, मिसेस हॉल को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं खुद जाकर देखती हूँ, तो वो उसके रूम में जाती हैं। दैट सेम डे व्हेन मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स रूम ओपन with his bandages and cloths lying around, she and her husband entered the room. Suddenly, both of them were attacked by the furniture being flung at them, but they could not see who was doing this. Mrs. Hall felt that the furniture was haunted by a spirit, as she could not see Griffin. तो अब काफ़ी समय जब हो जाता है, मिसेस ग्रिफिन को थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है कि चलो देख के तो आते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो कहाँ है भी या नहीं है। तो वो एक दिन जब जाती हैं तो उसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, और वो जब अंदर जाती हैं वहाँ पे वो देख लेती हैं कि हाँ, उसके जो कपड़े थे और जो बैंडेज उसके फेस पे बंधी होती थी, वो दोनों ही चीज़ें वहाँ पे बेड पे पड़ी होती हैं, वो बांधी हुई नहीं होती हैं। अब वो और उसके हस्बैंड दोनों लोग अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं अचानक से कोई उन पर हमला करता है फर्नीचर से। कुर्सी मेज हवा में उड़ते हुए आते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो उन पर अटैक कर रहे हैं। वो दोनों लोग डर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि कौन ऐसा कर रहा है। तभी मिसेस हॉल को क्या लगता है कि फर्नीचर जो है उनको कोई स्पिरिट डरा रही है, मतलब स्पिरिट उनको डराने के लिए फर्नीचर को उठा उठा के फेंक रही है। स्पिरिट इज कॉल्ड आत्मा, भूत प्रेत, ठीक है। मिसेस जो हॉल थी वो थोड़ी सी सुपरस्टिशियस तो थी, उनको विश्वास था, उनको लगा अरे कोई आत्मा आ गई है मेरे इस रूम में, और वही जो फर्नीचर है वो उठा उठा कर फेंक रही है, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। गिफिन ने कपड़े उतारे हुए थे, तो वो उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं था, तो वो वहाँ पर किसी को भी नहीं देख पा रहे थे। गिफिन बिकम्स इनविजिबल एंड एस्केप्स फ्रॉम एपिंग। अब यहाँ पर जब अब छोटा सा गांव था, देखो लंदन बहुत बड़ा शहर था, वहाँ पर किसी को पता चले या ना चले, छोटे गांव में कुछ भी होता है तो सबको पता चल जाता है। When the clergyman reported the burglary to the police, most people in the village felt that the strange scientist had a hand in it because he paid his due rent, whereas earlier he was not able to do so. So Mr. Jaffer, the village police constable, was called to arrest Griffin on suspicion. Meanwhile, Mrs. Hall asked Griffin to explain all the unusual happenings. Griffin lost his temper and decided to tell all. He started removing his cloth, and even Jaffer could not catch someone whom he could not see. He was knocked unconscious by an invisible man who escaped. अब यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, वो मिसेस हॉल उसको मांग रही थी कि भाई किराया दो किराया दो, वो दे नहीं पा रहा था। उसने बता दिया था कि मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने वाला हूँ, और अचानक से एक दिन आकर उसने मिसेस हॉल को किराया दे दिया कि ये रहा आपका रेंट। तो अब जब भी उसको पहले वो किराया मांगती थी, वो हमेशा ये कहता था कि मेरे पास नहीं है, आई एम रनिंग विद द मनी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं दे दूंगा। लेकिन अचानक से उसके पास जो पैसे आ जाते हैं, वो जितना रेंट होता है वो सब चुका देता है, तो लोगों को थोड़ा सा उस पर सस्पिशन होता है, ठीक है। उनको डाउट होता है कि भाई जो नया एक साइंटिस्ट आया है उसने क्या किया है उसका इसमें कुछ हाथ हो सकता है। किसमें? बर्गलरी में। बर्गलरी इसको आप बोल सकते हो थेफ्ट में, ठीक है। उनके यहाँ जो चोरी हुई थी, किसके यहाँ चोरी हुई थी? क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई थी ना। तो उन्होंने कहा कि इस थेफ्ट में, इस चोरी में हो सकता है कि उस साइंटिस्ट का हाथ हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रहा था सबको। अब मिसेस जाफ़र जो है वो बताती, मिस्टर जाफ़र, आई एम सो सॉरी, मिस्टर जाफ़र हैं, वो पुलिस कांस्टेबल हैं वहाँ के। उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि तुम जाओ और जो साइंटिस्ट है उसको सस्पिशन के बेस पे अरेस्ट करो।
अब अगर एविडेंस नहीं है तो भी पुलिस कैन अरेस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, जिस पे डाउट हो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं उनसे। तो जो मिसेस हॉल हैं उन्होंने ग्रिफिन से पूछा, जब ग्रिफिन आया तो उन्होंने पूछा कि भाई बताओ, ये सारी चीज़ें हैं कि मैं तुम्हारे रूम में गई थी, वहाँ पर अचानक से सारे फर्नीचर थे वो हवा में उड़ने लगे, उन्होंने अटैक किया, तुम वहाँ पर नहीं थे, दरवाज़ा खुला था, ये सारी चीज़ें बहुत अनयूजुअल है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं, मुझे समझाओ। तो जब मिसेस ग्रिफिन ने उनको जब मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से ये सारी चीज़ें पूछी, तभी ग्रिफिन का जो टेम्पर था वो लूज़ हो गया, लॉस्ट हिज टेम्पर इज कॉल्ड बिकेम एंग्री। बार बार उसको नहीं अच्छा लग रहा था इतनी सारी चीज़ें पूछना, ही डिड नॉट वांट टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसने कहा कि ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होना है। उस टाइम पे वो कपड़े पहने हुए था, ठीक है, धीरे धीरे वो अपने सारे कपड़े उतारने लगता है, और जो जाफ़र होते हैं, मतलब जितने लोग होते हैं वहाँ पे, छोटा सा गांव था, जब ये सारी चीज़ें कहीं भी चोरी हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे सब लोग थे जब ये चीज़ हो रहा था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगता है, जहाँ मिस्टर जाफ़र होते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मिसेस हॉल, उनके हस्बैंड और आसपास के जितने लोग होते हैं वो सब देख रहे होते हैं कि कैसे उसने अपनी बैंडेज निकाला, चश्मा उतारा, सारी चीज़ें उतारा, और मिस्टर जाफ़र भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, वहाँ पे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए बाद में क्या होता है, जब वो पूरी तरह से अपने सारे कपड़े टुक ऑफ कर देता है, उसके बाद ही गेव अ पंच अनकॉन्शियस बाय द इनविजिबल मैन हु एस्केप्ड। नॉक डिस्कॉल, वो बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है मिस्टर जाफ़र के, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि ये पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा था यहाँ गिफिन, इनकी मिसेस हॉल या सभी लोगों का जो काइंडनेस था उसका भी फ़ायदा उठा रहा था। लंदन से वो ऑलरेडी भागा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे उसने क्रिमिनल केसेस किए हुए थे, उसने यहाँ विलेज में आने के बाद भी काफ़ी लोगों को परेशान किया, उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ने आई तो उन्होंने पुलिस को भी डिच किया। तो दिस वॉज द स्टोरी दैट वॉज गिवन इन दिस चैप्टर। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्टार्टिंग या एंड नहीं दिया गया है। वाई? बिकॉज H.G. Wells हैज़ रिटन द इनविजिबल मैन इन द फॉर्म ऑफ अ नॉवल। उस नॉवल का छोटा सा पार्ट लिया गया। ये तो एक नॉवल है जिसमें स्टार्टिंग से और एंड, प्रॉपर एंडिंग, बहुत बड़ी नॉवल है, बहुत बड़ी कहानी है, यहाँ पर तो एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, इसीलिए ये जो स्टोरी है यहाँ पे ओपन एंडली एंड हो जाती है। अब क्या हुआ आगे उसके साथ, या आपको अगर इसका एंड देखना है, देन गो एंड रीड दैट नॉवल रिटन बाय H.G. Wells, इनविजिबल मैन। हाइलाइट्स देखते हैं चैप्टर के। 2 days on the London street was surprised. Two boys on London street were surprised to see fresh muddy footprints of the bare feet without finding who was making them. Those footprints had been made by Griffin, an eccentric scientist who had discovered how to make his body transparent. To get away after he burnt his landlord's house down, he had removed his clothes so that he became invisible. Griffin entered unseen into a big store to get warm. When the store closed at night, he put on new clothes, consumed meat and coffee from the restaurant, and went to sleep on a pile of quilts. He overslept and was seen by the shop assistant. In the morning, he again took off his clothes to escape them. Then he entered a theatrical company and wore bandages on his face, dark glasses, false nose, and bushy side whiskers. He robbed the shopkeeper of his money and escaped to Epping village by train to avoid being caught. ट्रेन से गया था वो इपिंग विलेज. He rented 2 rooms at an inn in the village. He explained to Mrs. Hall, its owner, that he had an accident and did not want to be disturbed. Soon his money finished, and so on he robbed the clergyman's house by using his invisibility. That same day, when Mrs. Hall entered his room, she and her husband were attacked by the furniture. This made Mrs. Hall think that it was haunted by a spirit. When the clergyman reported the burglary to the police, Griffin was suspected of having a hand in it, so the village constable Jaffer came to arrest him on suspicion. Meanwhile, Mrs. Hall asked Griffin to explain all the unusual happenings. Griffin lost his temper and took off his all clothes, thus becoming invisible, and knocked the Jaffers unconscious and ran away. So these were the highlights. I hope the chapter theme and the basic समरी ऑफ द चैप्टर इज क्लियर टू यू. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन.
They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी का मंथ चल रहा है. It is very chilled. Who are they? And he referred in the above extract. अब यहाँ पे देखो दे लिखा नहीं हुआ है लेकिन हमको पता है इसके आगे की पीछे आसपास की लाइनों से क्वेश्चन आते हैं भाई, ऊपर की और नीचे की लाइनों से, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर दे कौन है? शॉप असिस्टेंट. वो बड़े बिग शॉप में चला गया था ना, तो कौन उसका पीछा कर रहा था? तो ये कौन है? दे है शॉप असिस्टेंट. और ही कौन है? ही है ग्रिफिन. Why has the author used the phrase once more? Once more क्यों? Because once more he was in the requirement of getting the clothes. एक बार उसने कपड़े कब लिए थे? मतलब once more जब उसने आग लगाई थी तब उतारे थे कपड़े, और अभी अगेन उसको चाहिए थे जब उसने कपड़े लिए बिग स्टोर से, और उसके बाद अगेन उसको वो कपड़े उतारने थे. क्यों? क्योंकि उसको इनविजिबल होना था. बिकॉज द असिस्टेंट ऑफ द शॉपकीपर वर चेजिंग हिम. Find a word from the extract that means the same as run away. Run away is called, यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है यहाँ पे run away का? Run away, he was able to escape. ठीक है, run away is escape, ये वर्ड है. नेक्स्ट आता है what is the opposite of invisible? Invisible का opposite visible. Simple. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. Who is he in the above extract? Griffin. Then what is he suspected for? He was suspected for the burglary or the theft in clergyman's house. ये कहाँ का टेक्स्ट लाइन है? जब वो इपिंग में होता है, विलेज में, जब क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो जाती है और उस पर सस्पिशन आ जाता है. Find a word phrase from the extract that mean the same as money. मनी का कैश, रेडी कैश. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका सिनोनिम. गिव अ सिनोनिम ऑफ सडनली. सडनली का सिनोनिम आप बोल सकते हो प्रॉम्प्टनेस. ठीक है, देन अब्रप्टली बोल सकते हो. ठीक है, बहुत जल्दी, इमीडिएटली बोल सकते हो. कोई भी सिनोनिम आप यहाँ पर लिख सकते हो. तो वोकैबुलरी के देखो कंटिन्यूस जितने भी हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं हर चैप्टर में, एक या दो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे हैं. ठीक है, तो वोकैबुलरी हमको स्ट्रेंथन करनी है. Why did Griffin decide to slip into a big London store? Griffin decided to slip into a big London store because the season was midwinter, due to which it became difficult to wander around without clothes in London. ठीक है, यहाँ पर slip into का आप बोल सकते हो enter. वो बड़े स्टोर में क्यों गया था? मिड जनवरी चल रही थी, वो नहीं जा सकता था इतनी ठंड में बिना कपड़ों के कहीं बाहर, इसीलिए वो बिग स्टोर में गया था. What did the Hall see in the scientist's room? As the door of the room was open and nobody appeared to be inside, the Hall entered. The Halls. यहाँ पे the Halls किसके लिए आया है? Mr. Hall, the Halls, Mr. Hall and Mrs. Hall. हॉल उनका सरनेम है. यहाँ पे हॉल्स का मतलब है कि दोनों लोग अंदर गए थे साइंटिस्ट के रूम में. दे सॉ दैट द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड एंड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंज स्टिल. द क्लॉथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. जब वो अंदर जाते हैं, रूम खाली होता है, वहाँ पे कोई नहीं था. वहाँ पे जो बेड क्लॉथ थे वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, जो बिस्तर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था. ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर नहीं है, और बहुत कुछ अजीब लग रहा था वहाँ पे क्योंकि सब कुछ शांत था, और जो क्लॉथ्स और बैंडेजेस जो साइंटिस्ट पहनता था वो पड़े हुए थे नीचे ज़मीन पर. तो काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें उनको वहाँ पे लगी थी जब वो उनके रूम में गए. How did visible man become invisible? What did he do then? The invisible man got angry with Mrs. Hall for asking an explanation of the mysterious happening and threw off all he was wearing on his hat so that he became a man without a hat. Soon the constable Jafar arrived to arrest him, but the invisible man threw off all his clothes to become invisible and in the ensuing scuffle knocked Jafar unconscious and escaped. तो मिसेस हॉल जब उससे एक्सप्लेनेशन पूछ रही थी कि मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था, बेड इतना ठंडा था, ठीक है, अचानक से फर्नीचर उठने लगा, उसने अच्छे अटैक किया, ये सब क्या चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, वो नहीं चाहता था ये एक्सप्लेनेशन देना. इसीलिए उसने क्या किया, ठीक है मैं बताता हूँ. उसने एंगर में, गुस्से में अपना बैंडेज खोला कि देखो मेरा सिर नहीं है. तो मिसेस हॉल एंड जितने भी वहाँ पे लोग थे सब शॉक हो गए, डर गए. वहाँ पर जितने लोग थे
और जो कांस्टेबल जाफ़र थे वो उसको अरेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन इनविजिबल मैन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरा इनविजिबल हो गया। उसके बाद उन्होंने इनविजिबल मैन ने उसको नॉक किया, ठीक है, पंच किया, जिससे कि वो जाफ़र जो थे अनकॉन्शियस हो गए और वो वहाँ से भाग गया। उनकी जो थी छोटी मोटी, आप बोल सकते हैं स्कफल इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं, कोई शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट फाइट आप बोल सकते हो, छोटी मोटी लड़ाई। मतलब अब बड़ी लड़ाई हो ही नहीं सकती थी, जब अपोनेंट दिख ही नहीं रहा है तो वो कैसे उस पर हमला करेंगे, कैसे उसको पकड़ेंगे। उसने पूरा फ़ायदा उठाया, पूरा इनविजिबल हुआ, उसने पंच दिया, वो अनकॉन्शियस हो गए और वो वहाँ से भाग गया। If somehow you discovered how to become invisible, how would you see that opportunity? अब यहाँ पे देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल आपके मन की बात जान ली है। यहाँ पर एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको इनविजिबल होने का मौका मिल जाए तो क्या करोगे। If I discovered how to become invisible, I would use this opportunity to punish all those people who cause trouble to others for their own selfish motives. I would catch them and hand them over to the police without letting them know that I was behind them. I'll also help the law enforcing agencies when they conduct raids on criminal hideouts, as I will be able to move in the open without fear of being seen. This will help the people of the country to become more law-abiding citizens. अभी देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो योर ओपिनियंस आर वेलकम्ड. यू आर टोटली फ्री टू राइट एब्सोल्युटली योर ओपिनियन. यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर मार्क्स. बस आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, ये सब ठीक होना चाहिए. अदरवाइज आप कोई भी आंसर इसमें फ्रेम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट हाँ, जहाँ तक एडवाइजेबल है, आप जो अपना आंसर है वो पॉजिटिव, टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी रखो. नेगेटिव नहीं कि अगर मैं इनविजिबल हो गया तो आई विल गो टू द बेकरी शॉप एंड जस्ट गो एंड स्टील द केक्स, घर में ये चुराऊंगा, पैसे चुराऊंगा, ठीक है, किसी को परेशान करूंगा, स्कूल में टिफ़िन खा जाओ, इस तरह की चीज़ें नहीं जो नेगेटिविटी को बढ़ाएं. ठीक है, तो आप कोई भी आंसर फ्रेम करो लेकिन उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी होना चाहिए, सो दैट it should look कि yes, a 10th standard student is writing his own views about on the given condition. तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उन लोगों को पनिश करूँगा कि जो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए दूसरे लोगों को ट्रबल करते हैं, और ऐसे लोगों को पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलेगा. अब यहाँ पे जो एजेंसीज हैं, जो मिनिस्ट्री हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो अलग अलग तरह के लॉ इन्फोर्स करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक पर, जो कि बहुत ज़्यादा रेड और क्रिमिनल हाइड आउट्स को बढ़ावा देते हैं. मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो असली गुनहगार होते हैं, वो छुप जाते हैं, और जहाँ पर जो रेड पड़ती हैं वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है. तो इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं उनको मैं हाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एबल हूँ कि मैं बिना दिखे हुए मैं ओपनली मूव कर सकता हूँ. तो जब इस तरह की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जो अपने मतलब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से लोग अपने सेल्फिश मीन के लिए दूसरे लोगों को ट्रबल में डालते हैं, और जो क्रिमिनल्स जो पकड़े जाने चाहिए वो छुप जाते हैं. जब रेड पड़ती है तो वहाँ पे कोई नहीं होते हैं, इनोसेंट पीपल होते हैं. तो इस तरह का मैं काम करूँगा जिससे कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग बन सकें, जो पूरी कंट्री है उसमें सेम रूल्स एंड रेगुलेशन रहें, जो सबके लिए समान हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम फ़ायदा ना हो. तो इस तरह के पॉजिटिव आंसर आप लिख सकते हो. नेगेटिविटी से हमको दूर रहना है. अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखना है तो सिंपल लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो कि आई जस्ट वांटेड दैट टू नो द ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द पीपल हु आर सराउंडिंग मी. आई जस्ट वांटेड टू नो. कई बार ऐसा होता है कि हाँ, आप लोग चाहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, गरीब लोग, कि ये ऐसे क्यों रहते हैं, ठीक है, तो उनकी परेशानी के बारे में जान सकते हैं हम लोग. ठीक है, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, दे आर नॉट एबल टू मेक द एफर्ट्स टू गो इन हायर एजुकेशन, या किसी को किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं कोई सजेशन या मैं कोई अपना इस तरह का प्लान बना सकता हूँ जो उसके बेनिफिट में हो. मतलब कोई भी आप इस तरह की पॉजिटिविटी भरी हुई बातें लिख सकते हो अगर इस तरह की कोई कंडीशन मिलती है तो. यहाँ पर हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं है, बट यू हैव टू गो थ्रू विद दैट. आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं. प्लीज़ डोंट स्किप दीज पेजेस. वर्ड मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और 2 मार्क्स आपको लूज़ नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं. लास्ट में आ गई आपकी समरी, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आपको चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है. आई होप दिस अनदर कॉम्पैक्ट कोर्स सीरीज chapter
from supplementary book will be very beneficial in your revision study time for your upcoming examination. And that's why I'm ending my video here, and I'll suggest you to keep studying with taking care of yourself.